आज के इस लेक्चर में देखेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में सीएसएस के अंदर। ओके, तो ये बॉक्स मॉडल क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बॉक्स मॉडल के ऊपर ही पूरा सीएसएस वर्क होता है। तो सबसे पहले आपको बॉक्स मॉडल समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल का मतलब यही होता है कि जो भी एचटीएमएल का एलिमेंट है उसको आप उस हाइट, विड्थ, स्पेसिंग और उसका लेआउट किस तरीके से आप मैनेज करते हो, उसी को ब्लॉक बॉक्स मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल के अंदर आप उस एलिमेंट का लेआउट है, मतलब किस उसका लेआउट, उसका स्पेसिंग, इसको कंट्रोल करते हैं आप सारे एचटीएमएल एलिमेंट का। ठीक है, तो लेआउट के अंदर उसका हाइट, विड्थ आता है, मार्जिन, पैडिंग आता है, तो आप उसको कंट्रोल करके एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हो यहाँ पे, तो उसी को बॉक्स मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जो हमें ओपन करना है। तो न्यू फोल्डर, उसको नाम देंगे बॉक्स मॉडल। ठीक है, फोल्डर बनाएंगे हम, इसको राइट बटन करके ओपन करेंगे यहाँ पे VS कोड के अंदर इसको। तो इसको हमने ओपन किया है। तो अभी यहाँ पे देखो, हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि index.html फाइल बनाए हमने यहाँ पे। इसके अंदर कोड लिखना है, तो HTML अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो HTML5 सेलेक्ट करना है आपको, तो HTML5 आ जाएगा। यहाँ पे डॉक टाइप HTML है यहाँ पे, तो ये होगा HTML5। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम तो इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे जब तक। तो स्टाइल टैग इस लिखना है, इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक डिवीजन है यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन के अंदर हम वेलकम नाम लिखते हैं इस तरीके से। तो अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करूँगा इसको और ओपन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, और यहाँ पे ये मेरा वेलकम आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस ये जो डिवीज़न है इसकी हाइट विड्थ कंट्रोल करनी है यहाँ पे। तो बॉक्स मॉडल के अंदर सबसे पहले हाइट विड्थ आती है यहाँ पे। ठीक है, तो शेयर मैं डिवीज़न टैग को सेलेक्ट करूँगा, डिव टैग, उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने पहले, और मैंने उसकी हाइट दे दी है 500 पिक्सल या फिर 300 पिक्सल। ओके, और उसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल। ठीक है, हाइट विड्थ 300 पिक्सल, और उसकी बॉर्डर उसको देना है यहाँ पे। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर है, और रेड कलर की मैंने बॉर्डर दे दी ताकि हमें वही बॉक्स पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न को सेलेक्ट किया है, हाइट, विड्थ, और हमने बॉर्डर दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स बनाया हमारा यहाँ पे CSS का बॉक्स यहाँ पे। तो ये डिवीज़न है, उस डिवीज़न की हमने हाइट बढ़ा लिए है और विड्थ बढ़ा लिए है। हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल हमने पकड़ लिया यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो अभी ये जो है यहाँ पे, ये है इसका हाइट विड्थ, यहाँ पे ये विड्थ है इसका, और ये है इसका हाइट है। ओके, अब इसके बाजू का जो स्पेस होता है यहाँ से यहाँ का, इसको मार्जिन कहते हैं, और यहाँ से अंदर का जो स्पेस होता है उसको पैडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका जो स्पेस है मार्जिन, हम मार्जिन दे देंगे यहाँ पे इसको, तो ये बाहर का स्पेस बढ़ाएगा, यहाँ से बाहर से स्पेस बढ़ाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उसको मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 8 पिक्सल मार्जिन दे दिया हमने यहाँ पे, और रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो यहाँ से मार्जिन बढ़ गई यहाँ पे 8 पिक्सल की, और वो यहाँ पे आ गया। अगर मार्जिन हम ज़्यादा देते हैं यहाँ पे 16 पिक्सल यहाँ पे देते हैं मार्जिन, और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो मार्जिन बढ़ गया यहाँ से ऊपर से, तो ये हो गया मार्जिन हो गया। ठीक है, इसी को मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैडिंग है अंदर, तो पैडिंग देना है हमें। ओके, तो पैडिंग देना है, तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे वो इसके क्लोज आया है, तो इसके अंदर से हमें स्पेस देना है यहाँ पे, तो हम दे देंगे पैडिंग इस तरीके से, पैडिंग। ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल हमने अगर दे दी पैडिंग, तो ये जो अंदर का पेस है ये बढ़ेगा पैडिंग, तो जैसे लिखेंगे हम तो ये पैडिंग से ये पेस हमारा अंदर का बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSS के अंदर हाइट विड्थ लगा के एक बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पे,
और इसी बॉक्स के अंदर हम हमारा पेज डिस्प्ले कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट विड्थ प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, बॉर्डर है, मार्जिन है, पैडिंग है, ये प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अब ये बॉक्स जो है यहाँ पे, तो इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है कि मार्जिन, पैडिंग, ये जो मार्जिन है इसके अंदर की जो पैडिंग है और हाइट विड्थ जो है उसके अंदर ये मार्जिन भी ऐड हो रही है और पैडिंग भी ऐड हो रही है और बॉर्डर की साइज़ भी ऐड हो रही है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, ये बॉक्स बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, हाइट विड्थ जितनी दी है उसके अंदर ही इसकी मार्जिन, पैडिंग हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखेंगे तो जितना हाइट विड्थ है हमारा उसी के अंदर ही इसका पैडिंग और बॉर्डर साइज हाइट विड्थ के अंदर ही मैनेज होगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये उसके अंदर ही पूरा मैनेज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट विड्थ के अंदर ही पूरा इसका पैडिंग जो है, ये पैडिंग और ये जो बॉर्डर साइज है ये उसके हाइट विड्थ के अंदर ही मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, CSS बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन कंपार्टमेंट बना सकते हो अलग अलग, और अलग अलग कंपार्टमेंट बना के उसके अंदर अलग अलग कोड कर सकते हो वेब डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे मुझे ये जो है इसको थोड़ा सा कर्व करना है यहाँ पे। तो कर्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल दे दिए यहाँ पे। तो ये जो बॉक्स है इसकी बॉर्डर की रेडियस है ये थोड़ी सी राउंड हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो ये राउंड हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको राउंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे दूँगा बॉर्डर रेडियस। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये बॉर्डर रेडियस देखो इस तरीके से क्या हो गई है, राउंड हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको राउंड में बॉर्डर का रेडियस करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से राउंडेड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये डिवीज़न, अगर मैं ये डिवीज़न टैग और एक यहाँ पे डिवीज़न ले लूँ, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लूँ तो ये CSS दोनों को भी अप्लाई होगी यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इसके नीचे आ रहा है यहाँ पे डिवीज़न। हमें क्या करना है, इसको इसके बाजू में रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इसको इनलाइन ब्लॉक करने के बाद ये एक इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा, ये मतलब एक ही लाइन के अंदर अलाइन होगा। और उसको ब्लॉक करने के बाद हम उसको ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हाइट विड्थ जो है, पैडिंग, मार्जिन है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, ये बाजू में आ गया है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, HTML की एलिमेंट का बॉक्स बना सकते हो यूजिंग बॉक्स मॉडल, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइपोग्राफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टॉपिक बॉक्स मॉडल था हमने यहाँ पे बॉक्स मॉडल नंबर 2 टाइपोग्राफी प्रॉपर्टीज। टाइपोग्राफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो ये टाइपोग्राफिक प्रॉपर्टी क्या करता है, टेक्स्ट का अपीयरेंस होता है उसको कंट्रोल करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर आता है यहाँ पे मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट है यहाँ पे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और पी टैग है यहाँ पे, हमारे पास पी टैग है यहाँ पे। ठीक है, और पी टैग के अंदर हम कोई टेक्स्ट लेना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम ले लेंगे यहाँ पे विकिपीडिया इंडिया।
ये क्या हो गया, ओके। यहाँ पे ये विकिपीडिया की साइट है यहाँ पे, और कुछ टेक्स्ट है हमारा, यहाँ से हम यहाँ पे यहाँ इतना टेक्स्ट हम ले लेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे ये टेक्स्ट, सारा टेक्स्ट हमने पेस्ट कर दिया है इसके अंदर। अभी इसके अंदर अभी इसका अगर आउटपुट देके हम ओके, तो इसका आउटपुट देखने के बाद हमें ये पैराग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो टेक्स्ट को हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसका अगर हमें फ़ॉन्ट क्या करना है, चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली। तो हम पी टैग को सेलेक्ट करेंगे, उसको कोड अप्लाई करना है आपको, तो फ़ॉन्ट फैमिली आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसके लिए फ़ॉन्ट देना होगा आपको एरियल, जो भी फ़ॉन्ट है एरियल सैंस सेरिफ, ये फ़ॉन्ट हमने दे दिया है इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसी फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट इसका चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो यूजिंग फ़ॉन्ट फैमिली, और ये आप उसको फ़ॉन्ट का नाम दे सकते हो इस तरीके से। तो आपकी क्या होगा, जो भी टेक्स्ट है उसको आपको उसका जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अभी मुझे इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है यहाँ पे, तो साइज़ बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया यहाँ पे 16 पिक्सल, 16 पिक्सल दे दिए यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया यहाँ पे, और ये 16 पिक्सल ही बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है इसकी। अगर मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। मैं और इसको बढ़ाना चाहता तो EM यूनिट देता हूँ मैं, जैसे 2 EM, ठीक है। 2 EM देने के बाद इसकी साइज़ देखो कितनी बढ़ती है यहाँ पे, देखो ये फ़ॉन्ट की साइज़ इसकी बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो आपको फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करना है, तो आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी लिख के उसको साइज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई 1 EM फ़ॉन्ट साइज़, ओके ना। उसके बाद है यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट। टाइपोग्राफी प्रॉपर्टी में हमने देखा था फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली नंबर 2, फ़ॉन्ट साइज़ नंबर 3, फ़ॉन्ट वेट, ओके। अब फ़ॉन्ट वेट का मतलब ये कि आपका फ़ॉन्ट जो भी टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट आपको बोल्ड करना है, या बोल्ड अगर करना है तो उसको फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट वेट, और वेट हम यहाँ पे बोल्ड दे सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल दे सकते हैं यहाँ पे। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, तो बोल्ड मैंने दे दिया यहाँ पे। तो ये जो मेरा फ़ॉन्ट है वेबसाइट का, ये बोल्ड हो जाएगा, ये देखो ये पूरा फ़ॉन्ट क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे दोगे, या फिर नॉर्मल दे दोगे यहाँ पे नॉर्मल, तो ये फ़ॉन्ट वेट इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कोई साइज़ दे सकते हैं, आपको कितना थिकनेस चाहिए इसका बोल्डनेस। मैंने 300 दे दिया है यहाँ पे, तो 300 पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 600 दे दूँगा, तो कितना बोल्ड आएगा ये यहाँ पे, ये बोल्ड आ गया फ़ॉन्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे मुझे फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, ठीक है। तो जैसे बोल्ड करूँगा ये मेरा फ़ॉन्ट क्या होगा, बोल्ड होगा यहाँ पे। तो ये हो गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद आता है कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। मुझे मेरा टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कलर दे दूँगा, कलर रेड कलर, ठीक है। तो मुझे इसका कलर रेड करना है यहाँ पे, तो रिफ्रेश करूँगा तो इसका कलर क्या होगा, रेड होगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर कलर यहाँ पे आप कलर ग्रीन कर दोगे तो ग्रीन कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ग्रीन कलर, ओके। तो इस कलर भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हो, कौन सा कलर आपको चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ पे RGB कलर आ रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने कलर सेलेक्ट किया है, ऑटोमेटिक RGB आ गया है इसका कलर कोड,
और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे ये कलर आ गया है इसका इस तरीके से, ठीक है। तो ये कलर प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। अब से दूसरी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। कलर प्रॉपर्टी हो गई, इसकी आउट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल करता है। तो मतलब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे पी टैग लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा पी टैग, इसके अंदर वेलकम लिखता हूँ, वेलकम इन कोड लेंग्थ, ठीक है। वेलकम इन कोड लेंग्थ मैंने लिखा है यहाँ पे, और रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो ये आया है वेलकम इन कोड लेंग्थ, ठीक है। तो हेयर इसका कलर थोड़ा सा डार्क करेंगे हम, यहाँ पे इसका ग्रीन कर देंगे, डार्क ग्रीन कलर, और सेमीकोलन देना है आपको प्रॉपर्टी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, वेलकम है, मुझे इसको अलाइन, इसको हॉरिजॉन्टली मुझे अलाइन करना है इसको, ठीक है। जैसे सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, अब फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है, तो मैं इसको टेक्स्ट अलाइन करूँगा यहाँ पे। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे सेंटर कर दिया मैंने, तो ये टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए, यहाँ पे ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है यहाँ पे, एंड है, जस्टिफाई, लेफ्ट राइट है, यहाँ पे स्टार्ट है, राइट कर दूंगा मैं तो ये राइट साइड में आ जाएगा, इस साइड में, इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये टेक्स्ट इस साइड चला गया है हमारा, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे अलाइन प्रॉपर्टी, वो टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम दे देंगे लाइन हाइट, ओके। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, ये इसकी लाइन है, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, तो इस लाइन क्या हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये हम यहाँ पे दे सकते हैं लाइन हाइट, ओके। तो लाइन हाइट के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है लाइन हाइट बोल के, जैसे लाइन हाइट, यहाँ पे लाइन हाइट दे दिया है, जैसे कि 1.5 हमने लाइन हाइट दे दी यहाँ पे, तो ये लाइन की हाइट यहाँ पे ले लेगा, इसके लाइन के टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, हाइट बढ़ेगी लाइन की, ठीक है। अगर मैं इसको 3 दे दूँगा लाइन हाइट, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो इतनी लाइन हाइट आ चुकी है, हर लाइन के अंदर स्पेस आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप लाइन हाइट भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है लाइन हाइट प्रॉपर्टी हो गई हमारी टेक्स्ट अलाइन 6 लाइन हाइट, लाइन हाइट। अब आ जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से डेकोरेट करता है यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लिखता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन डैश कर दिया मैंने यहाँ पे, तो जैसे भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो डेकोरेशन में कुछ नहीं आया है डैश में। दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे लाइन थ्रो, लाइन थ्रो कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, लाइन टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी यहाँ पे, इसी को लाइन थ्रो कहा जाता है, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से अंडरलाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट को, अंडरलाइन करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, तो यहाँ पे ये इसको अंडरलाइन आ जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, ओके, यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो यहाँ पे। ओवर लाइन यहाँ पे दे दिया मैंने, तो ऊपर से लाइन आ जाएगी, इसके टेक्स्ट के ऊपर से लाइन आ जाएगी यहाँ पे ओवर लाइन। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो या फिर दूसरी प्रॉपर्टी है डबल, डबल क्या काम करता है देखेंगे हम, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कोई काम नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नन कर देंगे यहाँ पे सीरियसली, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो हम ये एंकर टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिंक देते हैं हम https://www.google.com और यहाँ पे हम दे देंगे गूगल, ठीक है, कंट्रोल S। और जैसे भी मेरा ये कोड रन हो गया यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा मैं, तो ये मेरा ओके, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गूगल, ठीक है, यहाँ पे गूगल आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो दिखेगा आपको, यहाँ पे गूगल आ चुका है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये गूगल पे चला जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। तो मुझे क्या करना है, ये अंडरलाइन हटाना है इसकी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो पहले एंकर टैग को सेलेक्ट करेंगे, ये टैग, और इसको दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जैसे डेकोरेशन नन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इसकी अंडरलाइन हट गई यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो टेक्स्ट को जो भी डेकोरेट करना है आपको, तो वो डेकोरेशन आप कर सकते हो या फिर हटा सकते हो यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मुझे अभी क्या करना है, ये जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको बैकग्राउंड में कलर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू स्काई ब्लू, स्काई ब्लू दे दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो इस टैग के बैकग्राउंड में कलर आ चुका है यहाँ पे। तो आप बैकग्राउंड कलर भी प्रॉपर्टी देकर बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो एलिमेंट का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज मतलब आप किसी भी ड्यू को, या फिर कि ये मेरा डिवीजन है यहाँ पे ड्यू, यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट है, मैं इस सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिवीजन को मैंने यहाँ पे हाइट विड्थ लगा दिए है यहाँ पे, जैसे कि रिफ्रेश करने के बाद कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे। तो ये डिवीजन है यहाँ पे, डिवीजन टैग, पी टैग की जगह मैं डिवीजन टैग को चूज़ करूँगा यहाँ पे, सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हाइट विड्थ तो नहीं है यहाँ पे, इसको पी टैग ही रहने देने का है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डिवीजन टैग है यहाँ पे, ओके। तो इसकी हाइट विड्थ रेडियस सब है यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा ड्यू टैग यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ओके। तो इसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज सेट करनी है, तो मैं इमेज भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। इसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे URL फंक्शन है यहाँ पे, और इसके अंदर आपको इमेज का पाथ देना है यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक इमेज डाउनलोड करके लेता हूँ मैं सेम फोल्डर के अंदर, जैसे नेचर इमेजेस है, नेचर इमेजेस यहाँ पे ये इमेज है, इसको राइट बटन क्लिक करके सेव इमेज एज कर दूंगा मैं। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप का फोल्डर का हम बॉक्स मॉडल के अंदर है, तो images.jpeg तो सेव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज हमारे यहाँ पे सेव हो चुकी है, ये इमेज है यहाँ पे, ठीक है। तो इस इमेज को मुझे डिवीजन के बैकग्राउंड में लेना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा इमेजेस, नाम है images.jpeg, ठीक है। तो ये इमेजेस है, images.jpeg एक्सटेंशन इसका दे दिया मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL करके। तो यहाँ पे अभी देखेंगे इमेज आती है या नहीं आती, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन के बैकग्राउंड में क्या हो गई, इमेज यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इमेज पूरी फिट नहीं बैठ रही, तो ये रिपीट बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज
ये एक इमेज है, उसी को रिपीट हो गई यहाँ पे, वही इमेज यहाँ पर रिपीट हो गई, तो ये रिपीटेड इमेज यहाँ पे आ रही है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस बॉक्स को बड़ा कर लूँ यहाँ पे, जैसे कि 300 की जगह मैं 400 कर दूंगा इस बॉक्स को, 400। ठीक है, हाइट विड्थ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 500 करूँगा और भी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। रिफ्रेश, देखो एक इमेज फिट नहीं हो रही है इसके अंदर, तो उसी इमेज के अलग अलग सी कॉपी बन के पूरा ड्यू क्या हुआ है हमारा फिलअप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा रिपीट हुआ है यहाँ पे, रिपीट बैकग्राउंड। तो मुझे ये रिपीट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। यहाँ पे नो रिपीट हम करेंगे इस तरीके से और रिफ्रेश करेंगे तो देखो एक ही इमेज यहाँ पे इसके अंदर सेट हुई है, बैकग्राउंड रिपीटेड यहाँ पे नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो अभी इमेज की जो पोजीशन है वो टॉप बॉटम कहाँ पे रखनी है इस डिवीजन के अंदर, वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। सो बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे टॉप, टॉप दे दी मैंने यहाँ पे, टॉप एंड सेंटर। टॉप में सेंटर में उसकी पोजीशन दे दी मैंने, रिफ्रेश कर दिया, टॉप में सेंटर में आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। या फिर टॉप मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन राइट सेंटर, तो यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ पे राइट आ गई है, राइट साइड में, और ये ऊपर से सेंटर में आ चुकी है इमेज। आप तो इमेज आप अलग अलग क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से इमेज को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है मुझे इमेज को पूरा कवर करना है इसको, तो कवर करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर, कवर, तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर दिया तो इसने पूरी बैक डिवीजन को कवर कर लिया है यहाँ पे एक ही इमेज ने। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इस तरीके से इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं डिवीजन के अंदर या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाने के लिए। ठीक है, सो हियर उसके बाद देखेंगे ठीक है, अब मिसलेनियस प्रॉपर्टी देखेंगे हम। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज देखा है यहाँ पे 10, उसके बाद क्या देखा हमने, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज देखा है यहाँ पे, बैकग्राउंड रिपीट देखा है यहाँ पे, बैकग्राउंड रिपीट भी देखा है 11, बैकग्राउंड पोजीशन पे देखा है हमने किस तरीके से वर्क होता है ये 12, बैकग्राउंड साइज भी देखा है हमने, बैकग्राउंड साइज। ठीक है, अभी हम देखेंगे मिसलेनियस प्रॉपर्टी। मिसलेनियस प्रॉपर्टी यहाँ पे उसके अंदर 13 हम दे देंगे ओपेसिटी, ओपेसिटी। तो इट कंट्रोल द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एलिमेंट, हमें एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी की बनानी है। ओके, कितना ट्रांसपेरेंस दिखना है उसी को हम ओपेसिटी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओपेसिटी के अंदर जितना ज़्यादा ओपेसिटी का नंबर देंगे हम, उतना एलिमेंट ट्रांसपेरेंट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारा ड्यू है, यहाँ पे ये ड्यू हमने बनाया वाला है और उसके अंदर इमेज भी है यहाँ पे। मुझे इस इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओपेसिटी दे दूँगा इसकी, ओपेसिटी 10, ओपेसिटी 10 दे दी मैंने यहाँ पे। तो ये रिफ्रेश करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, तो मुझे कम देना पड़ेगा, ओपेसिटी 0.4 दे दूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो 0.4 देने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो ये जो ड्यू है ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो मैं इससे भी कम दे दूँगा यहाँ पे, ओपेसिटी 2 दे दूँगा 0.2, तो ये इससे भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया है ये यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए
तो ज़्यादा नंबर दे दो, ओपेसिटी 10, तो ये ट्रांसपेरेंसी कम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपेसिटी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे हम कर्सर प्रॉपर्टी। कर्सर, ठीक है, तो कर्सर प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या कर सकते हो, माउस का कर्सर चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये हमारी इमेज है, यहाँ पे इमेज के ऊपर मेरा ये माउस देखो, यहाँ पे पॉइंटर आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जैसे इमेज के ऊपर मैं पॉइंटर ले लूँ तो वो हाथ में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे कर्सर कर्सर प्रॉपर्टी है, और उसको मैं दे दूँगा पॉइंटर। ओके, कर्सर पॉइंटर जैसे करूँगा तो यहाँ पे ये हैंड आ जाएगा, यहाँ पे जो माउस मेरा दिख रहा है यहाँ पे वो हैंड आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है, लेकिन इस जब भी इमेज के ऊपर मेरा माउस आ जाएगा तो यहाँ पे हैंड आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि ये लिंक है या कुछ भी है, हम ये हैंड इस तरीके से दिखा सकते हैं कर्सर प्रॉपर्टी के वजह से यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे ओवरफ्लो हिडन ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पे, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवीज़न बना देता हूँ, सिंपल सा डिवीज़न को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और उसकी हाइट यहाँ पे 300 पिक्सल रखूँगा मैं इसकी हाइट, और विड्थ 300 पिक्सल मैंने यहाँ पे रख दी। और यहाँ पे मैंने रख दिया है यहाँ पे बॉर्डर दिखने के लिए, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो इतना मैंने लिखा है यहाँ पे, ये डिवीज़न को सेलेक्ट किया है, उसकी हाइट विड्थ यहाँ पे दे दी मैंने, और वो बॉर्डर दे दी, तो दिखने में अच्छा दिखेगा इस तरीके से। ओके, इसकी बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस जैसे मैं 10 पिक्सल यहाँ पे दे दूँगा, 10 पिक्सल, तो इसकी बॉर्डर यहाँ पे ये हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे कर्व हो जाएगी बॉर्डर। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट रखना चाहता हूँ। ओके, जैसे हमने विकीपीडिया देखा था, यहाँ पे विकीपीडिया इंडिया, इससे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ। तो जैसे यहाँ पे इंडिया का जो है यहाँ तक मैंने ले लिया। ठीक है, और ये पैराग्राफ मैंने ड्यू के अंदर रख दिया यहाँ पे, ड्यू के अंदर। ठीक है, और जैसे भी ये ड्यू के अंदर मैंने ये पूरा डेटा रख दिया यहाँ पे, तो ड्यू की जो हाइट विड्थ है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इसके अंदर ये टेक्स्ट बैठा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये इंडोनेशिया तक बैठा है, म्यांमार इंडोनेशिया। तो देखेंगे हम यहाँ पे हमारा लास्ट कंटेंट क्या है, म्यांमार इंडोनेशिया है या नहीं है। तो यहाँ पे म्यांमार और इंडोनेशिया, ये हमारा यहाँ तक टेक्स्ट इसके अंदर बैठ गया। अब हम और टेक्स्ट इसके अंदर बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे इसके अंदर और भी टेक्स्ट हम बढ़ाएंगे इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया हमने यहाँ पे, और रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, ये डिवीज़न के बाहर चला जा रहा है, इस टेक्स्ट को, है ना, डिवीज़न के बाहर चला जा रहा है। तो कभी कभी आपको क्या करना है कि जो बाहर चला गया टेक्स्ट है वो नहीं दिखना चाहिए, और डिवीज़न के अंदर का टेक्स्ट ही यहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि अंदर जगह नहीं मिल रही उसको, टेक्स्ट ज़्यादा हो गया है डिवीज़न के हाइट विड्थ से, तो ये टेक्स्ट बाहर आ चुका है यहाँ पे। तो आपको कभी कभी लगता है कि बाहर आया वाला टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए, तो आप ये प्रॉपर्टी इसको लगा सकते हो, इसको डिवीजन को ओवरफ्लो हिडन। तो जैसे ही ओवरफ्लो हिडन करोगे तो जो भी ओवरफ्लो टेक्स्ट है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा यहाँ पे, और जितना दिखाना है उतना ही उसके अंदर दिखा सकते हैं। तो इससे हमारा डेटा लॉस होता है। अगर आपको ओवरफ्लो वाला टेक्स्ट नहीं दिखाना है तो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी कट ऑफ हो रही है यहाँ पे। तो इससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो यहाँ पे ऑटो करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो कर दिया हमने।
तो जो टेक्स्ट नहीं बैठ रहा है उसको यहाँ पे स्क्रोल आ जाएगा इस तरीके से, और पूरा टेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, बैठेगा डिवीजन के अंदर। और ये स्क्रोल करके हम पूरा टेक्स्ट देख सकते हैं, ये डिवीजन के बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जा सकता यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओवरफ्लो ऑटो करने के बाद आपको इस तरीके की फंक्शनैलिटी करने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कर्सर 15 ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हिडन 16 ओवरफ्लो ऑटो। ठीक है, तो कभी कभी आपको इसके अंदर ओवरफ्लो हाइट ने ये यहाँ पे ये जो हाइट है इसको y कहा जाता है और ये इसको x कहा जाता है। अगर आपको ओवरफ्लो ये हाइट का ओवरफ्लो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ओवरफ्लो यहाँ पे ओवरफ्लो y यहाँ पे हिडन कर सकते हो हाइट को, और विड्थ को चालू रख सकते हो ओवरफ्लो x यहाँ पे x ओवरफ्लो x ऑटो यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट वाला जो है स्क्रोल वाला यहाँ पे नहीं आएगा, हाइट यहाँ पे क्या होगा, आपका टेक्स्ट कटेगा यहाँ पे और ओवरफ्लो x है वो जारी रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आपको ओवरफ्लो y चाहिए आपको ऑटो, तो उसको ऑटो रखना है, और एक्स नहीं चाहिए आपको तो इसको हिडन रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक्स नहीं आया है, लेकिन वाई ओवरफ्लो यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मतलब यहाँ पे डिवीजन के अंदर। आपको इस तरीके से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन हो गया, ओवरफ्लो एक्स हो गया यहाँ पे, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई, ओवरफ्लो वाई। ठीक है, अभी हम देखेंगे विजिबिलिटी। ठीक है, तो विजिबिलिटी का मतलब है कि आपको कोई एलिमेंट को विजिबल करना है या फिर उसको हाइड करना है, इसलिए आप विजिबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये हमारा क्या है, ये डिवीजन है, मुझे इसको विजिबल करना है या हाइड करना है, तो मैं इसकी विजिबिलिटी चेंज करूँगा यहाँ पे। तो ये जो बॉक्स है मेरा ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो हेयर ये जो डिवीजन है इसके अंदर हम देखेंगे विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, विजिबिलिटी हमने हिडन कर दी इसकी, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये हमारा गायब हो चुका है, लेकिन वो यहीं पे एग्जिस्ट है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, आपको गायब करना है तो गायब कर सकते, उसको रिमूव कर सकते, या फिर विजिबिलिटी हिडन दिखाना है आपको तो विजिबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, विजिबिलिटी विजिबल। तो विजिबिलिटी विजिबल लिखोगे तो यहाँ पे ये दिखने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी विजिबल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बॉक्स शैडो। तो आपको एलिमेंट को शैडो ऐड करनी है तो हम शैडो भी लगा सकते हैं, जैसे ये हमारा HTML एलिमेंट है यहाँ पे, इसको हमें शैडो लगानी है इसको, तो शैडो भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी है, बॉक्स शैडो, और मैंने इसको 10 पिक्सल यहाँ पे कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे बॉक्स की शैडो यहाँ पे बढ़ाएगा, यहाँ पे नहीं आया, कलर यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे 10 पिक्सल
ग्रीन कलर की शैडो आनी चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे रिफ्रेश करूँगा तो शैडो तो इसकी नहीं आ रही यहाँ पे। 10 पिक्सल बॉक्स शैडो, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, इस तरीके से मैंने दे दिया इसको। तो ये शैडो यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे इस तरीके की शैडो आप आ रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, जैसे 20, 30 पिक्सल, 4 वैल्यू मैंने दे दिया और ग्रीन कलर दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे शैडो इस तरीके से बॉक्स की शैडो आ रही है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, मैं इसको 10 ही कर देता हूँ यहाँ पे। रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से शैडो आपके बॉक्स के ऊपर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं 10 ही कर देता हूँ, 10 10 10। तो रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से शैडो यहाँ पे आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा 100 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके की शैडो। ओके, तो इस तरीके की बॉक्स को आप क्या कर सकते हो, शैडो भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके गाइज, समझ में आया आपको CSS की प्रॉपर्टी के बारे में, किस तरीके से प्रॉपर्टी CSS की वर्क होती है यहाँ पे। वैसे CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आई थिंक आपको अभी आइडिया आ चुका होगा कि प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क होती है, किस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। ओके, तो CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन फ़िलहाल इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए CSS के अंदर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको आना आना चाहिए, पता होना ज़रूरी है प्रॉपर्टी यहाँ पे। ठीक है, तो इस एनी डाउट किसी को इसके बारे में? नो सर। सतीश अंडरस्टूड? यस सर। अमृता, हाँ सर। शुभम, नो डाउट। विहास, शीतल, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? गुड। ठीक है, यस सर। तो ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। लगता है ना इंटरेस्टिंग थोड़ा सा पार्ट है ये CSS का, तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आपका असाइनमेंट है कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी फाइंड आउट करो इंटरनेट से, और वो प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है वो आप लिख के हम मुझे बता दो। ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उतना प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हम जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्रॉपर्टी हम लेंगे यहाँ पे। ठीक, ओके, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पढ़नी है तो आप CSS के इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसके अंदर। ठीक है, तो हियर ओके। हम तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, वर्क होती है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो कल हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लेंगे। रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाया जाता है ये हम देखेंगे, मीडिया क्यूरीज, प्रिंट क्यूरीज आपको CSS के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एनिमेशन रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ओके, अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे CSS के अंदर हमें लॉगिन पेज बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लॉगिन पेज भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे लॉगिन पेज CSS के अंदर। ओके, ठीक है, तो स्पेशली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, CSS लिखना है। सबसे पहले आपको स्टार लिखना है और एलिमेंट, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये आपको कंपलसरी लिखना है। ये कोड क्या करता है, पूरा जो एलिमेंट है उसकी हाइट, विड्थ, साइज पूरी मैनेज कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर लिखना है। सेकंड आपको HTML टैग है, कॉमा बॉडी टैग है, यहाँ पे दोनों टैग की हाइट, विड्थ, मार्जिन डिफ़ॉल्ट निकाल देना है। यहाँ पे हाइट उनकी 100% करना है, मतलब जितना स्क्रीन का साइज़ है उतना उस साइज़ करना है पहले, हाइट 100%, विड्थ भी क्या करना है 100% करना है, जिसका स्क्रीन का साइज़ है उतना। ठीक है, उसके बाद उसकी पैडिंग निकाल देनी है आपको, पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0, मार्जिन 0। ठीक है,
और अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे जो कि बॉर्डर डिस्प्ले करेगा। डॉट बॉर्डर, बॉर्डर नाम का क्लास है यहाँ पे बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बनाया है यहाँ पे CSS। अभी ये बॉर्डर जो है यहाँ पे हम बॉडी टैग को बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पे क्लास बॉर्डर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हमारा स्क्रीन कैसे दिखता है यहाँ पे। तो रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे, तो ये देखो ये हमारा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो हियर जो हमारा HTML है और बॉडी टैग है यहाँ पे, पहले यहाँ पे इस तरीके से बॉडी कॉमा HTML, बॉडी कॉमा HTML टैग है, इसकी हाइट विड्थ 100% कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर की बॉर्डर आ चुकी है, पूरा पेज को कवर कर दिया है उसने। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक डिवीज़न लेना है यहाँ पे। ओके, डिवीज़न या फिर सेक्शन लेंगे हम यहाँ पे, सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन टैग लेना है और इसको हाइट विड्थ देना है हमें लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो हम सेक्शन टैग को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और उसको हाइट विड्थ दे देंगे यहाँ पे। हाइट यहाँ पे 300 पिक्सल दे देंगे हम, और विड्थ जो है यहाँ पे विड्थ इसकी 250 पिक्सल दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन को, तो यहाँ पे हम सेक्शन टैग ले लिया और इसको बॉर्डर देनी है क्लास बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर देने के बाद ये जो सेक्शन टैग है यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो इतना ये सेक्शन टैग आ चुका है यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटर में लेना है। तो सेंटर में लेने के लिए आपको क्या करना है, एक सेंटर क्लास बनाओ यहाँ पे, डॉट सेंटर, यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरीके से। ठीक है, और इस सेंटर टैग को क्या करना है, यहाँ पे देना है बॉडी को। तो बॉडी के अंदर जो भी है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। तो सेंटर टैग लगाया हमने यहाँ पे, तो ये आ गया सेंटर में हमारे। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, हम लॉगिन फॉर्म इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यहाँ से एक पट्टी लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा जो बन चुका है यहाँ पे ये सेक्शन टैग। ओके, अब इस सेक्शन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिवीज़न ले लेंगे यहाँ पे छोटा सा, ये डिवीज़न ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिवीज़न के बाद 2 डिवीज़न ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सेक्शन टैग के अंदर जो डिवीज़न है यहाँ पे, तो पहला डिवीज़न है यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड उसका। ओके, तो फर्स्ट चाइल्ड है ये, मतलब इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन से, ये दोनों चाइल्ड है, तो इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है हमें इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको। ठीक है, तो हियर सेक्शन टैग है इस तरीके से, सेक्शन टैग, इसको हम फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे और उसको हाइट दे देंगे यहाँ पे, हाइट 10% या फिर 20% हाइट दे देंगे इसकी। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, एंड उसके टेक्स्ट कलर, उसका कलर वाइट दे देंगे। ठीक है, और अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। तो ये पट्टी तो यहाँ पे आ चुकी है पूरी। तो ये फर्स्ट चाइल्ड सेक्शन टैग फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे है वेल लॉगिन पेज, इस तरीके से हम नाम दे देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ये लॉगिन पेज आ चुका है यहाँ पे, और ये हाइट विड्थ 100%, नहीं सेक्शन का नहीं, यहाँ पे
यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइटल क्लास बनाएंगे, टाइटल क्लास बनाएंगे, टाइटल देना है हमें। तो टाइटल क्लास यहाँ पर बनाएंगे, टाइटल विथ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर। और ये टाइटल क्लास क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको क्लास टाइटल, मतलब ये कोड उसको अप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉगिन पेज को मुझे मिडल में लेना है यहाँ पे। तो मिडल में लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर टैग लगाऊंगा, जो सेंटर क्लास लगाऊंगा जो हमने पहले बनाया है सेंटर। तो सेंटर यहाँ पे लगाएंगे तो ये लॉगिन पेज सेंटर में आ जाएगा आपका लॉगिन पेज। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर ईमेल ये लिखना है आपको, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर, तो ये जो डिवीजन है यहाँ पे, इसके अंदर हमें क्या करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, इतना लिख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये यहाँ पे आ गया है इतना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको पूरा स्क्रीन के साथ देना है, तो ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, टाइप कोलन टेक्स्ट, सेलेक्ट कर दिया उसको। ओके, और उसको सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन टॉप 15 पिक्सल ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, ऊपर से ये नीचे आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो 15 पिक्सल ले लिया हमने, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, अब इसकी हाइट वेट बढ़ाएंगे हम, थोड़ी सी हाइट 50 पिक्सल रखेंगे। तो कितना हाइट आ जाएगा इसका देखेंगे, यहाँ पे इतना हाइट आ रहा है इसका, इतना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया इसका, 30 पिक्सल हाइट रखेंगे इसका, इतना हाइट आ गया। ठीक है, अब इसको पूरा विड्थ इसका बढ़ाना है हमें। तो यहाँ पे विड्थ 100% ले लेंगे, मतलब जितना पेरेंट का है उतना विड्थ वो आप ऑक्युपाई करेगा, विथ 100%। तो ये हो गया आपका यूज़र नेम के लिए। इसको अभी प्लेस होल्डर देंगे हम यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम। ठीक है, इस तरीके से और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा एंटर यूज़र नेम। और जैसे भी हम यहाँ पे करेंगे तो ये यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे भी मैं यूज़र इसके ऊपर फोकस करेगा तो इसका क्या बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ना चाहिए और कलर भी चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका फोकस यहाँ पे ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स फोकस। जैसे भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका फॉन्ट साइज बढ़ेगा, फॉन्ट साइज 1 EM इसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे इसको तो जैसे मैंने फोकस किया है तो फॉन्ट साइज हमारा इसका बढ़ गया है यहाँ पे, इसके अंदर का फॉन्ट साइज। ठीक है, और उसके अंदर उसका कलर भी चेंज होना चाहिए, कलर रेड का होना चाहिए उसका। ठीक है, तो अभी हम इसका कलर रेड कर देंगे यहाँ पे। जैसे फोकस हो गया कलर यहाँ पे रेड होना चाहिए और थोड़ा बोल्ड दिखना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, बोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया टेक्स्ट हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यूज़र नेम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप, यहाँ पे मार्जिन दे देंगे हम यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे टॉप 15 और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। ठीक है, ये टॉप बॉटम 15 लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से ये हमारा यूज़र नेम यहाँ पे आ चुका है। अब हम सेम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हियर इनपुट टाइप पासवर्ड लेना है हमें। तो जस्ट यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी ये दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पर आएगा, लेकिन ये पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे।
तो हम इनपुट टाइप जो है यहाँ पे पासवर्ड करेंगे। टेक्स्ट है, इसकी जगह क्या करना है आपको, पासवर्ड करना है, पासवर्ड। ठीक है, जैसे अब आप इसको पासवर्ड करोगे यहाँ पे तो ये CSS उसको अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टाइप टेक्स्ट के लिए अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ये जो है यहाँ पे फोकस, इसके ऊपर जो फोकस आया है तो सेम हम क्या करेंगे, यही कोड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों को, इनपुट टाइप टेक्स्ट को भी अप्लाई होगा, पासवर्ड को भी अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने फोकस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद ये यहाँ पे सेलेक्टर ये है, ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको, हाइट विड्थ को, ये हाइट विड्थ को। ठीक है, हाइट विड्थ को भी यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके, तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा आपका यूज़र नेम। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एंटर यूज़र नेम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटर यूज़र नेम नहीं आएगा, एंटर यूज़र पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, ये दो तरीके से आपने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, यूज़र नेम, और नीचे आपको क्या करना है, बटन लेना है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे बटन लॉगिन, ओके, और इसका टाइप यहाँ पे हम बटन ले लेंगे। ठीक है, ये बटन है यहाँ पे, तो रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, तो ये लॉगिन बटन आया। तो बटन भी हमें विड्थ उसकी बड़ी चाहिए, तो हम टाइप यहाँ पे बटन दे देंगे इस तरीके से। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये हाइट ये मार्जिन 30%, हाइट विड्थ, ये जो दिए है, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम इसको भी अप्लाई करेंगे, सेम कोड ग्रुपिंग करके इस तरीके से। तो बटन को भी सेम कोड अप्लाई होगा यहाँ पे, ये आ गया आपका बटन यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, CSS का इस्तेमाल करके बेहतरीन लॉगिन फॉर्म बना सकते हो आप यहाँ पे। अगर आपको ये बॉर्डर नहीं चाहिए है, ये बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड करना है, तो आप राउंडेड भी कर सकते हो बॉर्डर को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारा जो ये सेक्शन टैग है, यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये रेडियस आ गई, लेकिन इसकी भी रेडियस हमें बढ़ानी पड़ेगी, और टाइटल की भी उतनी रेडियस करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों रेडियस मैच हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, यस, शीतल। हॅलो. हा सर, हाँ, म्हणत होते जे आपण CSS मध्ये फॉर्म कनेक्ट करता येतो का आपल्या जीमेलला अकाउंटला? CSS मध्ये CSS मध्ये कोडिंग करून फॉर्म जीमेलच्या अकाउंटला कनेक्ट करता येतो का? म्हणजे फॉर्म जर समजा मी फिलअप केला तर माझी जेवढी काही इन्फॉर्मेशन मी फिलअप केली आहे ती तुम्हाला जीमेल थ्रू येऊ शकते का CSS मध्ये? नाही, CSS मध्ये नाही येणार, कारण CSS फक्त HTML वर अप्लाय होतो. बाकी तुम्हाला सबमिट करायचा असेल फॉर्म, त्यासाठी तुम्हाला API लागतील. API थ्रू तुम्हाला जीमेलला सबमिट करू शकता तुम्ही, सर्व्हर साईड प्रोग्रामिंग थ्रू डायरेक्टली. नाही तर जीमेलचा API असेल तर एखादा त्या API थ्रू डेटा जातो. CSS फक्त डिज़ाइनिंग के लिए होता है, HTML के ऊपर अप्लाई होता है, वो उसका और डेटा का कोई संबंध नहीं है CSS का। वो सिर्फ HTML के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, और HTML का लुक एंड फील बदल सकते हैं, सिर्फ डेटा ऑपरेशन उसका कोई संबंध नहीं है, उसका लेना देना। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग चाहिए। यस सर. ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे सिंपल लॉगिन फॉर्म हमने बनाया है यहाँ पे। तो ये बॉर्डर दिया था, मैं इस बॉर्डर को फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से, और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो आपका ये सिंपल सा लॉगिन फॉर्म आपका बन चुका है यहाँ पे CSS के अंदर इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, लुक एंड फील आप बना सकते हो HTML को यूजिंग CSS।
HTML को आप इस तरीके से लुक एंड फील बना सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो सिंपल सा लॉगिन फॉर्म हमने बनाया है यहाँ पे। तो कैसा लगता है आपको CSS डिज़ाइन के लिए? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है CSS? इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा सा? ये उसके अंदर कुछ हम कर कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें पता हो गए होने के बाद आप डायरेक्टली ChatGPT से भी अच्छा लॉगिन फॉर्म बना के ले सकते हो यहाँ पे। तो ChatGPT इससे भी बेहतर आपको लॉगिन फॉर्म बना के देगा, एकदम ऑसम। ये तो हमने हाथ से बनाया है हमारे, लेकिन हाथ से भी बना सकते हो आप कस्टमाइज़ करके, या फिर खुद आप ChatGPT से भी ले सकते हो। अगर मैं ChatGPT को बोलूँ यहाँ पे, जैसे कि ChatGPT मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो ये तो उससे बेहतर अच्छा फॉर्म बना के दे देगा हमें विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, क्रिएट गुड लुकिंग लॉगिन फॉर्म इन HTML CSS। ठीक है, तो ये देखो एक अच्छा लॉगिन फॉर्म बना के दे रहा है हमें यहाँ पे इस तरीके से। ये पूरा CSS उसने यूज़ किया है यहाँ पे, बहुत सारा CSS, और यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म है हमारा। यस, क्वेश्चन? सर ते कनेक्ट कसं करायचं ते शिकवता का? काय कनेक्ट करायचं? फॉर्म कसा कनेक्ट करायचा डेटाला, म्हणजे डेटाबेस? त्याला सर्व्हर साईड प्रोग्रामिंग लागेल ना तुम्हाला। डेटा जो आहे तुमचा, ओके, तुला तुझा डेटा कुठं सबमिट करायचा आहे? गुगलला? नाही, जीमेल वर आला पाहिजे. समजा माझी एक वेबसाईट आहे आणि त्यावर कोणी हां फॉर्म फिल केला तर त्यांची जे इन्फॉर्मेशन आहे, त्यांचा जो फॉर्म आहे तो माझ्याकडे माझ्या जीमेलला आला पाहिजे मोबाईल मध्ये. समजा मी लगेच ओपन करून बघेन. हां, मग त्यासाठी तुला काय करावं लागेल? हम्म. फॉर्म सबमिट करावं लागेल सर्व्हरला. सर्व्हरवर कुठली प्रोग्रामिंग वापरते तू बॅकएंडला? बॅकएंडला कुठली? जावा जावा. आहे, PHP हा, आहे? जावा. तर जावामध्ये ईमेलचा कोड करावा लागेल तुला, आणि त्याच्या थ्रू मग तुला ईमेल सेंड करावं लागेल जीमेलला. ओके. असं डायरेक्ट नाही होणार ते, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। यहाँ पे नया पेज बनाऊंगा मैं, लॉगिन फॉर्म login.html, ठीक है? तो जैसे ही हम इसको पेस्ट कर देंगे कोड को, और इस फाइल को हम रन कर देंगे login.html फाइल को, ठीक है? तो ये देखो कितना अच्छा फॉर्म बना के दिया है ChatGPT ने, कितने कम समय में बना के दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो ये है AI का कमाल। AI आपको बहुत अच्छी तरीके से बना के देता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कोड जस्ट कि ये क्या लिया है क्या है। तो इतना भी आपने सीख लिया तो कोई बात नहीं, बाद में आपको AI से ही काम करवा के लेना है। तो ये इतना कोड करने के लिए हमें कितना एफर्ट लेना पड़ा यहाँ पे, पूरा यहाँ पे एफर्ट लेना पड़ा हमें इस तरीके से। ये भी कोड हमने किया है, इतना सारा कोड किया है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किस तरीके से ये क्लास यूज़ करते हैं, क्लास का इस्तेमाल करके ये पेज के अंदर किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसके HTML के एलिमेंट के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और सब पता होने के बाद आप AI से काम करवा के ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लॉगिन फॉर्म इतना अच्छा बना के दिया है ChatGPT ने यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन लॉगिन फॉर्म बना के दिया है। तो ये लॉगिन फॉर्म बेहतर दिखता है हमारे लॉगिन फॉर्म से। तो इस तरीके का ही फॉर्म हम बना सकते हैं, लेकिन यह हमारा टाइम बहुत उसके अंदर स्पेंड होता है। तो 2 मिनट में इस तरीके की डिज़ाइन हम बना के ले सकते हैं ChatGPT के यूज़ करके, ठीक है? तो गाइज, आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर।